Hi dear learners of English, greeting. This is Rahman and you are attending ORSC classes of English language. Today I welcome you to lecture number 12 in which we have a topic idioms for all competitive exams. एक बार फिर इस सीरीज के अंदर आप सीखने वाले हैं कि idioms को easily कैसे लर्न करें और कैसे आप इनके लिंक बनाएं। किसी भी इडियम को हम याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद हम उसको भूल जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करें और ऐसा क्या लिंक बनाएं जो लंबे समय तक हमें याद रहे। तो इस सिलसिले में आइए शुरू करते हैं पहले इडियम से। सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे, मीनिंग के बाद हम लिंक बनाएंगे और कुछ यूज़ करेंगे जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहने वाला है। पहला इडियम है आज का अंडर फायर। अंडर आमतौर से सप्रेशन या किसी चीज़ के नीचे आने के सेंस में हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर है फायर। तो अंडर फायर का जो मीनिंग निकल कर आता है वह आता है टू बी क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की कोई कमी निकालना जैसी कोई भी बात। तो अंडर फायर अगर मान लीजिए आप आग, अब इसे याद कैसे करें। अगर आप आग के अंदर जाएंगे तो जल जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या जहां भी हो वहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी नौबत इतनी है कि आप केवल क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, यानी आप अंडर फायर हैं, अभी इन द फायर नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखने पर में हेल्प कर सकती है कि अंडर फायर का मतलब है कि आप आग के अंडर आते जा रहे हैं, पूरी तरह से आपका सप्रेशन नहीं हुआ है, तो टू बी क्रिटिसाइज्ड। दूसरा इडियम है अ फ्लैश इन द पैन। जब पैन है, ये पैन आपका फ्राइंग पैन वाला पैन है, बर्तन है जिसमें आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं, सॉटे करते हैं, तो अ फ्लैश इन द पैन। इसका मीनिंग होता है लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, या हो सकता है अनलाइकली टू बी रिपीटेड, यानी जो चीज़ रिपीट नहीं होनी है, आ गई बाई चांस एक बार आ गई। तो जितने भी बड़े शेफ होते हैं आपने देखा होगा कि वो फ्राइंग पैन में किसी चीज़ को फ्राई कर रहे होते हैं और उसमें एक फ्लेम सी क्रिएट होती है जो उसके अंदर कोई भी ऑयल होता है या घी होता है, तो वह फ्लैश होती है, एक चमक होती है जो पैन के अंदर आती है। तो उससे आप रिलेट करेंगे कि अगर किसी पैन के अंदर कोई फ्लैश आ जाए, यानी आप बहुत अच्छी तरह से फ्राइंग कर रहे हैं तो फ्लैश आपके पैन में आ गई, तो इससे रिलेट करेंगे आप इससे लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो जो फ्लेम आपके फ्राइंग पैन के अंदर नजर आती है वो एक छोटे से टाइम के लिए होती है, अगर वो लंबे टाइम के लिए रहेगी तो वह जो है उसको जला देगी। तो कम समय के लिए उस फ्लेम के आने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छा फेम आपको या अर्निंग जो भी होने वाली है। तो इसका मतलब वो फ्लैश इन द पैन मीन्स लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि फ्लेम आपने उसको हिलाना शुरू किया, फ्लेम आपके पास आई और फिर वो ख़त्म हो जाती है फायर से हटाने पर, और अनलाइकली टू बी रिपीटेड, और ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लेम जब दोबारा आप फ्राई करें तो उसके अंदर आए। तो इसका मतलब हुआ अ फ्लैश इन द पैन का मतलब हुआ कि थोड़े समय के लिए कोई चीज़ आना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि दोबारा ना आए। इसे आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी किसी बिजनेस में अर्निंग हुई है और आपको लगता है कि थोड़े समय के लिए हुई है, तो आप इस तरह कह सकते हैं दिस अर्निंग इन दिस मैरिज सीजन इज़ अ फ्लैश इन द पैन। हो सकता है कि आगे लॉकडाउन लगे या कोई प्रॉब्लम दूसरी आ जाए तो वह दोबारा से आपको वो बिजनेस के अंदर उठान ना मिले, तो थोड़े समय के लिए कोई चीज़ आए और चली जाए। इसके बाद आता है फ्लोट सैम एंड जेट सैम। सुनने में ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही हैं, दोनों वर्ड्स ही हमारी प्रैक्टिस में आमतौर से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग, पीपल हु हैव नो वर्क और होम, यानी बिना घर बार वाले व्यक्ति या जिनके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, जो यहाँ स्टेशन पर, फुटपाथ पर, यहाँ वहाँ बहुत ही लोअर रैंक के लोग जो रहते हैं। कलेक्शन ऑफ अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। फ्लोट सैम एंड जेट सैम का मीनिंग होता है कुछ ऐसा जैसे कि आमतौर से मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आप देखते हैं कि भाई किसी चीज़ का हैंडल टूट गया, उसे भी उठा कर रख दिया, काम आएगा। उसके बाद कोई स्क्रू ड्राइवर आपका थोड़ा सा आगे से घिस गया, उसे भी रख दिया, खूंटी बनाने के काम आएगा। कोई भारी चीज़ थी उसे भी उठा कर रख दिया। तो इस तरह से आपके स्टोर में
ऐसी चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं जो कभी किसी काम में नहीं आती और कलेक्शन ऑफ अनइम्पोर्टेंट थिंग्स आपके पास हो जाता है, तो आप उसे फ्लोटसेम एंड जेटसेम कहते हैं। अब वही बात कि ये याद कैसे रहे, याद करना बहुत ही मुश्किल वर्क है, तो अब हम याद कराते हैं। मान लीजिए आपका कोई कार्गो है, कोई पानी का जहाज है जिस पर जो है हैवी लोड होकर के माल आता और जाता है कमर्शियल पर्पस से। अनफॉर्चुनेटली वो किसी पत्थर से टकरा करके टूट गया और ऐसा टूटा कि उसका सारा सामान वाटर पर इधर उधर फ्लोटिंग कर रहा है। तो फ्लोटिंग से फ्लोटसेम याद रखिए और जेटसेम याद रखिए, जेट से, इंजन से, ठीक है, कार्गो से। तो वो पानी पर सब तैर रहा है। तो वो क्या हुआ, एक तरह की रबिश, यूजलेस मटेरियल जो कभी जहाज हुआ करता था अब किसी काम का नहीं है, उसका वो रिमेन्स। तो क्या हो गया, वो फ्लोटसेम हो गया और जेटसेम हो गया। तो इस तरह से वो टूटी फूटी चीज़ों की सारी, जो आपने किसी चीज़ का हैंडल, किसी चीज़ का पेज, किसी कोई सी इस तरह की जो सारा कलेक्शन जंक इकट्ठा कर रखा है उसको हम फ्लोटसेम एंड जेटसेम कहते हैं। और उसी को हम उन अनइम्पोर्टेंट लोगों को जो बिना यूज़ के, बिना किसी क्वालिटी के हमने इकट्ठा कर रखे हैं, जिनकी गैदरिंग से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड है, उनका अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो उस तरह की गैदरिंग को आप फ्लोटसेम एंड जेटसेम कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जो इडियम है वह कहता है टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, जिसका मीनिंग आता है टू डू वर्क ऑन टाइम। तो हमें मीनिंग पता चल गया कि टेक टाइम बाय द फॉरलॉक का मतलब है टू डू वर्क ऑन टाइम। अब इसे याद कैसे करें कि भाई हमने टाइम को फॉरलॉक ले लिया और हमने अपना काम सही समय पर निपटा लिया। अब इसे याद कैसे करें, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड थिंग। नाउ लेट्स लर्न कि फॉर का मतलब होता है एडवांस, जैसे कि फोरटेल, समय से पहले बता देना। फॉर फादर्स, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो पीछे जा चुके हैं, नाउ दे आर नो मोर। फोरकास्ट, भविष्यवाणी। तो फॉर का मतलब होता है आगे, एडवांस, फ्यूचर की तरफ जाने वाला। और लॉक का मतलब है किसी को बांध लेना, यानी टाइम को वक्त से पहले जाकर बांध लेना। इट मीन्स कि अगर आप अपनी सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वक्त से पहले तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, और जैसे ही वक्त आता है उसको आप ग्रास्प कर लेते हैं, दबोच लेते हैं। तो टू डू वर्क ऑन टाइम। तो एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आपने पहले से अच्छी सी प्रिपरेशन कर ली है और प्रिपरेशन करने के बाद आपने क्या करना है, अपीयर होना है एग्जामिनेशन में और सक्सेस आपकी। तो ये हो गया टेक टाइम बाय द फॉरलॉक, यानी एडवांस में प्रिपरेशन कर लेना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, जिसका मीनिंग है लिटिल होप टू इम्प्रूव। अगर फ्राइंग पैन है और कोई चीज़ फ्राइंग पैन के अंदर फ्राई हो रही है तो ऑफ कोर्स वो हीट को सफ़र कर रही है। अब उस चीज़ ने बचना है, बचकर वो कहाँ कूदेगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी भट्टी के ऊपर रखा हुआ है, कूदेगा तो भट्टी में जाएगा। तो इस तरह से आपने सुना होगा, अगर हम हिंदी में कहें तो धर्म संकट में होना। अगर आपने किसी और लैंग्वेज में सुना है या हिंदी उर्दू में सुना है तो आप कहते हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इट मीन्स जिधर भी बचते हैं उधर ही परेशानी है। कहते हैं आसमान से अटके खजूर में लटके, आसमान से गिरे खजूर में लटके, इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि एक मुसीबत से निकले नहीं, दूसरी तरफ मुसीबत तैयार खड़ी है। इट मीन्स दोनों तरफ से किधर से भी बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब हुआ लिटिल होप टू इम्प्रूव, कि आप जो इम्प्रूव करेंगे उसकी कोई होप नहीं है। यानी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन से अगर निकलते हैं एक बैड सिचुएशन से तो जाते हैं फायर में, तो इसलिए देयर इज नो होप टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। एंड नाउ लेट्स जॉइन 6, ब्रेक फ्रेश ग्राउंड का मतलब होता है न्यू पॉसिबिलिटीज। तो ये जो वर्ब है ये हमें वर्ब में ही यूज करनी है। टू गेट और टू क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पर वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं, अकेले नाउन में सही नहीं है। तो अब क्या है कि हम देखते हैं कि अगर हमने कोई भी वोकेशन अपनाया, हम किसी प्रोफेशन में जाने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं, तो एक पर्सन ने किया तो सोसाइटी में आमतौर से देखा जाता है सभी लोग उसी काम पर लग जाते हैं और फिर ऐसा सुनने में आता है कि वो काम इतना ज़्यादा लोग करने लगे कि उसमें रेट गिरने लगे, प्राइसेस गिरने लगे, क्वालिटी गिरने लगी, सो एंड सो, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं।
तो ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, तो आपने कुछ ऐसा नया किया कि एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, आपने एक नया मार्केट तैयार किया, आपने एक नया वेंचर क्रिएट किया। तो ब्रेक फ्रेश ग्राउंड का मतलब है कि नई पॉसिबिलिटीज। तो किसी भी फील्ड में आप कुछ ऐसा करें जिसमें जो लोग ट्रेडिशनली नहीं करते आ रहे हैं, कि कुछ ऐसा करना जो नई पॉसिबिलिटीज खोलता हो। मान लीजिए कि सभी लोग सीए कर रहे हैं, सभी लोग बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो कि ट्रेडिशनली सभी उन कोर्सेज को करते हैं। मान लीजिए क्लाउड कंप्यूटिंग आया पहली बार, तो हमें लगा कि भाई इस स्ट्रीम ने ब्रेक फ्रेश ग्राउंड एक नई अपॉर्चुनिटी दी है, उस फील्ड में बहुत कम लोग गए हैं। तो इस तरह से आप ब्रेक फ्रेश ग्राउंड जो आपके एडियम है न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए वर्क के साथ यूज कर सकते हैं। मेक समबडीज हेकल्स राइज का मीनिंग है टू मेक एंग्री। अब ये हेकल्स क्या होता है? हेकल्स आपने देखा होगा, जो हाइना है या जो आपका कॉक है, जब ये एंग्री होते हैं, ये फाइट करते हैं, तो इनके जो नेक है उसके ऊपर के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। जब ये एंग्री होते हैं तो उनके जो बाल हैं नेक के ऊपर, तो उनको हेकल्स कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो उनके खड़े होने का मतलब है कि उनको एंगर आ रहा है, यानी वो बहुत नाराज हैं। तो आई डू नॉट वॉन्ट मेक हिज हेकल्स राइज, तो ये आपका यूज हो गया। तो हेकल्स अगर राइज होते हैं, या जो हेड के ऊपर के उसके बाल हैं, स्पेशली एनिमल्स में, एनिमल से एडियम लिया गया है, तो वह एनिमल एंग्री है। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एवरी इंच, पॉइंट नंबर 8 पर। एवरी इंच का मतलब होता है द होल, यानी सारे का सारा, एज अ होल। आप इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं, आई वॉन्ट एवरी इंच ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो एवरी इंच का मतलब है कि सारे का सारा लेना चाहते हैं आप। तो यहाँ पर जो एवरी इंच आया वो एक एक इंच को जोड़ करके होल की बात करता है। तो एवरी इंच का मतलब हो गया द होल। हैमर एंड टोंग्स, हैमर एंड टोंग्स का मतलब है टू आर्ग्यू और फाइट वायलेंटली। अगर हथौड़ा और चिमटा, हथौड़ा और चिमटा दोनों ही वैसे तो टूल्स हैं, लेकिन ये वेपन की तरह भी काम कर सकते हैं। तो जब आप हैमर एंड टोंग्स की आवाजें चलने लगे, तो मान लीजिए कि एंगर हो गया है, कहीं पर बहुत गुस्से की बात है, और झगड़ा हो गया है और अटैक होना शुरू हो गया है, तो टू आर्ग्यू और फाइट वायलेंटली। तो हैमर और टोंग्स जो कि आपको वेपन की तरह से यूज करने में भी आप उनको यूज कर सकते हैं, और टोंग्स जो कि चिमटा है, तो आप समझ सकते हैं कि हैमर एंड टोंग्स दोनों का कॉम्बिनेशन किसी आर्गुमेंट में एंगेज होना या वायलेंस करने के सेंस में, मारपीट के सेंस में आप इस इडियम को यूज करते हैं। हम एंड हाउ, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। किसी भी इडियम को याद करने में आपको ये समझना जरूरी है कि ये इडियम एडवर्ब की जगह यूज होना है, वर्ब की जगह यूज होना है, एडजेक्टिव की जगह यूज होना है, या नाउन की जगह यूज होना है। तो हम यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दें कि ये वर्ब की जगह यूज होना है। और हमड हो जाएगा इसका, इसी तरह से हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब टू टेक लॉन्ग टाइम टू टेक डिसीजन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बैडली। अब इसे कैसे समझें? टू एक्सप्रेस वन सेल्फ बैडली का मतलब हुआ कि आपसे कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आप जो है आई एम एंड ये आप जो है बोल नहीं पाते और खींचते रहते हैं, और या कुछ ऐसा मिसमैचिंग बोलते हैं जो आपके इंट्रोडक्शन को स्पॉइल कर देता है। या टू टेक लॉन्ग टाइम टू टेक डिसीजन, कि आप जब बोलने खड़े हुए तो आपको समझ में ये आ ही नहीं रहा था कि कौन सा वर्ड आप बोलें। तो क्या होता है कि आप नहीं बोल पाते हैं और आपका इंप्रेशन जीडी में और इस तरह के इंट्रोडक्शन में और स्पीच में बिगड़ जाता है। तो क्या हुआ? हम एंड हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अब इसको हम याद कैसे करें इस रेफरेंस में? तो आप कहेंगे क्या हूँ कर रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं? तो ये हूँ जो है आप सही नहीं बोल पाए, सही वर्ड्स का चयन नहीं कर पाए, आप फ्लुएंसी में नहीं बोल पाए, तो वो हुआ हम एंड हो। इसके बाद हम आते हैं नंबर 11 पर, हैव इची फीट, जिसका मतलब है टू डिजायर टू ट्रेवल।
तो ट्रेवल करने की जो डिज़ायर है तो उसमें क्या करते हैं आप, हम कहते हैं कि क्या पैरों में खुजली हो रही है, यानी पैरों में खुजली होने का मतलब है कि आप भागे फिर रहे हैं, और भागे फिरने का मतलब हुआ कि आपको बहुत डिज़ायर है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पर यात्राएं करता रहूं। तो ईची फीट यहाँ पर आपका हो गया है। तो ये दूसरा इडियम भी हो सकता है हैव ईचिंग फॉर समथिंग, यानी आपका मन कर रहा है किसी चीज के लिए, तो आप वहां पर इस तरह का डिजायर के सेंस में ईचिंग को लेते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, गो फॉर द जुगुलर। तो जुगुलर क्या होता है, ये एक वेन होती है, एक नस होती है जो ब्लड आपका हार्ट की तरफ से माइंड की तरफ जाता है, जो वो रिटर्न होता है तो वो जो वेन्स होती हैं जुगुलर वो उस ब्लड को वापस लाती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये नेक से रिलेटेड है। तो हो गया टू अटैक ऑन द वीकेस्ट पॉइंट। आपने मार्शल आर्ट्स वालों को देखा होगा या कमांडोज को देखा होगा कि वो एक सर्टेन जगह पर अटैक करते हैं और सब कुछ फिनिश कर देते हैं। तो गो फॉर द जुगुलर का मतलब है कि ऐसी जगह अटैक करना कि जहां से आपका वार खाली ना जाए, इन अदर वर्ड्स वीकेस्ट पॉइंट को छांटना। तो गो फॉर द जुगुलर का मीन्स है कमांडोज गो फॉर द जुगुलर व्हेन दे आर इन द फील्ड। तो इस तरह से जुगुलर का मतलब आप एक तरह से झांसा दे करके या जो अटैक कर रहे हैं किसी के अटैक को डॉज करके आप जो दूसरा सामने वाले पर अटैक करते हैं तो उससे आप जो है वीकेस्ट पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। 13th पर है हैंडल विद किड ग्लव्स। भाई आपने अपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो आप तसल्ली से बड़ा काम करेंगे, अपने किड्स के ग्लव्स हाथ में पहने हुए हैं और उससे आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी टूल को हैंडल कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग हुआ टू डील जेंटली, नॉट ऑफेंड और अपसेट समवन, यानी किसी एंग्री पर्सन को, किसी कॉम्प्लिकेटेड नेचर वाले पर्सन को आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आप उनको उनकी कमियां तो बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ यह भी चाहते हैं कि वो नाराज ना हो। इट मीन्स आप सीधे सीधे से किसी से ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर भी तो कमियां हैं, आप भी तो ऐसा करते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं देखिए बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसी बातें होती है, उन्हें इस बात पर सोचना चाहिए। आप थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आप किसी का क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं लेकिन उन वर्ड्स में कर रहे हैं, उस दायरे में कर रहे हैं जो सामने वाले को ऑफेंसिव ना लगे। तो इस तरह से किड के ग्लव्स पहनकर अपने आप को छोटा मानकर या अपने आप को पेशेंस में रख करके आप हैंडल कर रहे हैं किसी मैटर को, जो कि अगर किड्स के ग्लव्स नहीं होते, बड़े के होते। ये याद करने के लिए बात है केवल, इसका कोई लॉजिकल यहाँ लिंक नहीं है। तो आप मैटर को बिगाड़ सकते थे, लेकिन किड्स ग्लव्स का मतलब है कि आप उसे बहुत ही शालीनता के साथ निभा रहे हैं। बी अप विद द लार्क, इसका मतलब है टू गेट आउट ऑफ द बेड वेरी अर्ली। अब आप इसे रिलेट कैसे करेंगे? आपका मतलब हो गया सुबह उठना, लार्क मतलब हो गया चिड़िया। आपने कभी अपने गार्डन में, विलेजेस में, ट्रीज पर जब सुबह आप उठते होंगे अर्ली मॉर्निंग, सुबह के वक्त बिल्कुल जब डॉन होता है और जब हल्का हल्का सा दिन निकलता है तो बर्ड्स जो है बहुत ही चिरपिंग करती हैं, ट्विटरिंग करती हैं, सारी चहचहाती हैं। तो बर्ड को लार्क बर्ड, तो उसको उनके चहचहाने से रिलेट करिए। तो जब आप उठेंगे लार्क के साथ यानी बर्ड्स की चिरपिंग के साथ, तो डेफिनेटली आप बिस्तर से निकलकर बाहर आ गए हैं अर्ली मॉर्निंग। तो इसका मीनिंग हुआ कि सुबह जल्दी उठना। क्रॉस द रूबिकन, तो रूबिकन क्या है? इसका क्रॉस द रूबिकन का पहले हम मीनिंग लेते हैं, उसके बाद समझेंगे याद कैसे करें। इररिवोकेबल स्टेप, ऐसा स्टेप जो कि आप वापस ना ले पाए। एक्चुअली जो ये रूबिकन है ये इटली और एक दूसरे कंट्री के बीच में एक रिवर है जो कि एक डेंजरस रिवर है, जो कि जूलियस सीजर के अटैक के टाइम से, जो कि 46 BC के लगभग इसकी एक हिस्ट्री है। तो इस रूबिकन को क्रॉस कर लिया था जूलियस सीजर और उसकी आर्मी ने। कुछ इस तरह की बात है, हो सकता है मेरी याद में कुछ थोड़ा 19-20 हो। तो रूबिकन को क्रॉस तो कर लिया लेकिन वापस आना बड़ा मुश्किल हुआ। तो ऐसा कोई भी काम जो आप आगे तो बढ़ जाएं लेकिन वहां से लौटना मुश्किल हो, तो ऐसा रूबिकन से याद रखिए कि नदी के पार तो चले गए लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो वो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है।
तो क्रॉस द रूबिकन का मतलब है इरिवोकेबल स्टेप, यानी आप अपनी हद पार कर गए हैं, अब उसके वापस आना, नॉर्मल लाइफ जीना नामुमकिन है। तो हम कहेंगे इफ यू क्रॉस द रूबिकन डेफिनेटली यू विल बी इन डेंजर, यू विल गेट डिसग्रेस। तो क्रॉस द रूबिकन का मतलब है ऐसा स्टेप जिसे वापस लेना मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कि जबान से लफ्ज वर्ड्स और कमान से तीर अगर निकल जाए तो वापस नहीं आता, तो इट मीन्स यू आर क्रॉसिंग द रूबिकन। आई होप कि ये सारे इडियम्स जो कि सभी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सारे वीडियोस को जो कि ईडीएम से रिलेटेड हैं, प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को, नीडी स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहने के लिए जुड़े रहिएगा ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। और जो भी आपकी क्वायरीज़ हैं, जिस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, लाइव क्लासेस में जो टॉपिक्स आप चाहते हैं, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो बना रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।